नमस्कार, मैं हूँ जैदी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लगातार अपने किसी ना किसी एपिसोड में बॉलीवुड एक्टर्स और जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं। और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर, प्रोड्यूसर राज कपूर के बारे में, जो कि एक बड़े कलाकार रहे और बड़ी फ़िल्में उन्होंने की। फ़िल्मी फैमिली से आए और किस तरह से उनके जीवन को इन्फ्लुएंस किया, उनके परिवार या उनके पिता पृथ्वीराज कपूर ने, इसी सब पे बात करेंगे। मेरे साथ मेरे को-होस्ट वसीम अल्ताफ साहब पाकिस्तान से और कनाडा से पीयूष शर्मा जी, जिनसे हम राज कपूर जी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्ते आप दोनों को। अंबर जी बहुत बहुत नमस्कार। वसीम जी नमस्ते आपको भी, और आपकी सारी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। एंड थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। वसीम साहब, हम सब जी, आप शुरुआत करें या सब पहला सवाल मैं करूं? मैं शुरुआत कर देती हूँ। जी, पीयूष जी, हम सब जानते हैं कि राज कपूर बॉलीवुड के महान कलाकार पृथ्वीराज कपूर के बेटे हैं। और अगर हम उनकी ज़िंदगी के बारे में जानें या फ़िल्मी करियर के बारे में जानें, तो किस तरह से पृथ्वीराज कपूर का इन्फ्लुएंस उनके फ़िल्मी करियर पे रहा? क्या उनसे इंस्पायर होकर वो फ़िल्मों में आए? कैसे शुरुआत हुई? देखिए, ये पेशावर से हैं ओरिजिनली, और पेशावर में कहते हैं अभी भी एक कपूर हवेली है इनकी, उसको मेंटेन किया गया है। तो वहाँ पर, और इनके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंड फादर सब बड़े नामी लोग थे अपने एरिया के। तो दे वर अ वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड रिच फैमिली, वेल वेल टू डू फैमिली। पृथ्वीराज कपूर को एक्टिंग का शौक चढ़ गया था, तो उस एक्टिंग के शौक के चक्कर में वो कलकत्ता आ गए, क्योंकि उन दिनों पर न्यू थिएटर्स और कलकत्ता सबसे बड़ी मार्केट थी। और वो, बिकॉज ही वॉज अ वेरी टॉल हैंडसम, वेरी हैंडसम एंड वेरी टॉल। अगर आपको रियली हैंडसमनेस और टॉल फिगर देखनी है तो आप न्यू थिएटर्स की वो फिल्में देख लीजिए जो उन जमाने की बनी हुई हैं, या सिकंदर देख लीजिए, सोहराब मोती की, तो आपको दिखेगा कि हिज पर्सनालिटी वाज रियली गुड। तो वो कलकत्ते आ गए, और वो उनको बहुत ज़्यादा टॉयल नहीं करना पड़ा। उनको बहुत जल्दी 33-34 तक उनको अच्छे रोल्स मिलने शुरू हो गए थे, 1933-34। Of course, he never was a singer, so he did not sing his songs mostly, but he was a good actor, and his dialogue delivery and Urdu Hindi बहुत अच्छी थी उनकी, तो उनको इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। So he established himself as a leading man very quickly. तो 33-34 में जब वो कलकत्ता आ गए और वहीं रहने लगे, तो राज कपूर जो थे उस वक्त बहुत छोटी उम्र थी उनकी। तो he was admitted in the, all of the kids were admitted in schools in Calcutta. तो उनकी एजुकेशन वहाँ होने लगी टिल द टाइम व्हेन इन लेट 30s और 39-40 के आसपास एक्चुअली जो बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री थी उसमें एक मेजर डिक्लाइन हुआ था बिकॉज ऑफ द बंगाल फेमाइन एंड बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट और बंगाल फेमाइन का इम्पैक्ट और फंड्स का, पैसों का इम्पैक्ट, तो ये सारी चीज़ों से बंगाल फिल्म इंडस्ट्री को बहुत धक्का लगा था। तो लोग जो थे वो वहाँ से मूव कर करके बॉम्बे आने लग पड़े थे। सो पृथ्वीराज कपूर वाज वन ऑफ देम हु न्यू दैट आई हैव टू गो टू बॉम्बे टू मेक माई सेल्फ। तो बॉम्बे मूव कर गए, और बॉम्बे में भी उनको फिल्में मिलने में कोई कमी नहीं थी। उनको बॉम्बे में बहुत फिल्में मिली थी एज एक्टर, एज अ हीरो। उसके साथ साथ उन्होंने अपना एक, व्हाट वाज हिज पैशन कहा जा सकता है, पृथ्वी थिएटर्स एस्टैब्लिश कर दिया। That was his drama company that he used to perform stage dramas, and he used to travel with the stage dramas all over India. और उसी स्टेज ड्रामास के ही अंदर ही राज कपूर भी उनके साथ काम करते थे, और बाकी भी बहुत, आप इंडस्ट्री के बहुत लोग हैं जो उनके साथ वहाँ से काम करके निकले हुए। तो उन्हीं दिनों से फिर राज कपूर को भी ये, अब राज कपूर के पास तो शायद ये नेचुरल था कि मैं फिल्मों में ही आऊँगा और काम एक्टिंग वगैरह ही करूँगा, क्योंकि मेरा फादर यही करते हैं तो मैं भी यही करूँगा। तो वो उनका एक नेचुरल वो था, सो ही गॉट इनटू इट। और फिर उनको केदार शर्मा का असिस्टेंट बना दिया गया था फॉर लर्निंग द रोप्स ऑफ मेकिंग फिल्म्स एंड डायरेक्शंस एंड एवरीथिंग। So he would take part in his father's theaters also, and he would go and take studying with the films with Kedar Sharma also. फिर केदार शर्मा ने उनको एज अ फेस लॉन्च कर दिया एज अ हीरो नील कमल नाम की फिल्म में, एंड ही स्टार्टेड एक्टिंग।
पर उसके पहले राज कपूर ने कोई 3 4 5 फिल्में एज अ किड या चाइल्ड आर्टिस्ट के हिसाब से भी की हुई हैं। वो 10 साल के थे जब पहली फिल्म किसी में आ गए थे, तो इस तरह से उन्होंने कुछ रोल्स पहले भी किए। सो ही फेस्ड कैमरा वेरी अर्ली इन हिज लाइफ। और फिर उसका वो राज कपूर का भी अपना पैशन था कि मैं फिल्म बनाना भी चाहता हूँ और फिल्म में एक्टिंग भी करना चाहता हूँ। और बड़ी कम उम्र में उन्होंने अपनी पहली फिल्म आग बना ली थी, जो कि क्रिटिकली अक्लेम हुई थी। हालांकि फिल्म फ्लॉप हो गई थी, बट क्रिटिकली अक्लेम हुई थी और म्यूजिक भी बहुत चला था। तो वो उनकी एक पैशन जो था ना उनके अंदर कि मैं बनाना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, वो उनका जज्बा बहुत अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था। दिस इज हाउ ही केम इनटू द फिल्म्स एंड इट वाज नेचुरल, इट वाज लाइक नेचुरल फॉर हिम टू कम इनटू फिल्म्स। हाँ वसीम जी क्या कहते हैं? एब्सोल्युटली। ये बिल्कुल। ओरिजिनली जो फैमिली थी ये लायलपुर के करीब एक कस्बा है समुद्री, ये समुद्र वहां से बिलोंग करते थे। और इनके जो दादा थे राज कपूर के, वो पुलिस में थे। तो हुआ ये कि उनकी जो ट्रांसफर थी वो वहां समुद्री से वो हो गई पेशावर, और इनकी जमीनें वहीं पे थीं समुद्री में। और इनके जो भाई थे इनके दादा के, वो वहां पे तहसीलदार भी थे। बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी ये वहां की। फिर ये पेशावर चले गए, वहां पे इन्होंने एक बहुत बड़ी हवेली ली। मैंने वो हवेली देखी है, मैं पेशावर गया तो खास तौर पे देखने के लिए गया। बहुत बड़ी ह्यूज हवेली है जहाँ पे ये फैमिली रहा करती थी। तो फिर ये वहां से पेशावर से ये वो हवेली इन्होंने रखी। वो तो खैर पार्टीशन तक इन्हीं के पास थी, लेकिन ये फिर वहां से मूव करके, जैसे पीयूष साहब ने बताया, ये कलकत्ता चले गए। तो पीयूष जी ये बताइए कि इनको जो रिकग्निशन मिली वो किस फिल्म से मिली, और इनको एक स्टार के तौर पे जो शुरू की कौन सी फिल्में थी जिनसे इनको एक स्टार जाना जाने लगा? 2 इम्पोर्टेंट फिल्मों का नाम यहाँ पर लिया जा सकता है। एक तो थी महबूब खान की अंदाज और दूसरी थी इनकी अपनी बनाई हुई बरसात। तो जो 1949 में इनकी अपनी प्रोडक्शन बरसात थी, वो तो इतनी मैसिव हिट हो गई थी। उसी के साथ साथ जो अंदाज थी वो हिट भी थी और क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म भी थी। अंदाज जो है ना फिल्म, वो वन ऑफ दोज फिल्म्स है जो कि मैं ये कह सकता हूँ कि महबूब खान की सबसे स्टाइलिश फिल्म है, आइकॉनिक स्टाइलिश फिल्म है वो। उस फिल्म को देख के लगता ही नहीं है कि ये इंसान जो महबूब खान है वो एक अनलेटर्ड ह्यूमन बीइंग है जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता था। लेकिन उसने इतनी पॉलिश्ड फिल्म बनाई है वो कि उसमें फिर आपको होता ये है कि आपको उसके सारे स्टार्स जो हैं, नरगिस है या दिलीप कुमार है या राज कपूर है, सभी चमक के सामने आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। दे हैव वेरी डिफाइंड रोल्स एंड वेरी गुड परफॉर्मेंसेस। म्यूजिक ऑफ कोर्स नौशाद साहब का बहुत अच्छा हिट था उस फिल्म में। तो ये बरसात और अंदाज, ये 2 फिल्मों ने राज कपूर को बिल्कुल एस्टैब्लिश कर दिया था एज अ लीडिंग मैन इन द फिल्म इंडस्ट्री। और हमारी फिल्म में जैसा होता है कि जब गाने हिट होते हैं तो स्टार हिट होते हैं। तो गाने जब पॉपुलर हो जाते हैं, बरसात के भी बहुत पॉपुलर हो गए थे शंकर जयकिशन के, और नौशाद के अंदाज के भी बहुत पॉपुलर हो गए। So these are the 2 films that you can say that made him the star in the Indian cinema. जी। और ये जो बरसात थी ये शैलेंद्र और हसरत जयपुरी की भी डेब्यू थी और शंकर जयकिशन की भी डेब्यू थी। और इसके गाने जो थे वो सुपर हिट हुए और ये फिल्म गानों की वजह से पहचानी जाने लगी। जी सर, तो ये तो 2 फिल्में हो गई। उसके बाद फिर इनके कैरियर की राइज कैसे हुई? फिर इन्होंने अपना वो जैसा, हाँ अंबर जी क्या कह रही हैं? मैं ये सर आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर हम राज कपूर की बात करते हैं तो उनके करियर में श्री 420, आवारा, ये फिल्में एक टाइमलेस क्लासिक एकदम हिट रही। तो इन फिल्मों के पीछे क्या आप देखते हैं, क्या रीजन देखते हैं कि ऑडियंस ने इतना ज्यादा पसंद इनको क्यों किया? हालांकि राज कपूर की बहुत सारी फिल्में थी, और क्यों ये बाकी फिल्मों से अलग बनाती हैं और इन फिल्मों को? देखिए, इसके दौरान जब ये बरसात बना चुके थे और उसके साथ साथ ही अपनी आवारा को प्लान कर रहे थे, तो उस दौरान ही इनके पास बाकी और बहुत सारी और इनके पास ऐसी फिल्में आ गई थी जो कि एज अ एक्टर ही वाज परफॉर्मिंग इन दोस फिल्म्स। अनहोनी है, बेवफा है, अंबर है, ऐसी बहुत सारी फिल्में थी।
तो उन फिल्मों में भी ये होता था कि ये some of them were very good runs and some of them were decent runs, but he was well recognized. तो इनको पैसे अपने एज अ हीरो बहुत अच्छे मिलने लग गए थे और इनकी पोजीशन भी उसी वक्त नंबर 1 के टॉप पर पहुंच गए थे, अमंग द नंबर टॉप पीपल। तो ये इनका एक करियर का एडवांटेज था। और उसके बाद इन्होंने 1952 में शायद आवारा बनाई है। ये जो आवारा जो फिल्म इन्होंने बनाई है ना, वो मुझे लगता है कि इनकी जिंदगी की एज अ डायरेक्टर इट इज हिज बेस्ट फिल्म। He has never done better than Avara in his life. I mean, there are other films that are good, but then he has never done better than Avara. Avara is a true classic. It's a world classic. आवारा में जो था ना, इनके एक तो इनको के अब्बास और वसंत साठे का साथ मिल गया। तो अब्बास वाज अ वेरी गुड राइटर फॉर हिम एंड अब्बास यूज्ड टू राइट वेरी वेल फॉर हिम, और साथे उसको फाइन ट्यूनिंग साथ किया करते थे। ये जो थे थोड़ा सा इनका सोशलिज्म, एंटी सोशलिज्म इनका थॉट प्रोसेस था। इनको लगता था ये सोशलिज्म का ड्रामा बिल्कुल बेकार है। तो अब वो ओपनली अगर नेहरू के ज़माने में ये कह देते तो इनको शायद जेल वेल भेज देते। तो इन्होंने फिर इस तरह से फिल्में बनानी शुरू की जिसमें इन्होंने थ्रू अ कैरेक्टर हु इज़ अ वैगाबॉन्ड और अ ट्रैम्प और व्हाटएवर इट इज, उसके थ्रू इन्होंने उस किस्म की अपनी आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करने की कोशिश की। अब अगर आप आवारा देखते हैं तो आवारा में वैसे एक बात है कि इनके ग्रैंडफादर भी एक्ट करते हैं। दीवान बशेश्वर नाथ जो है, जो पुलिस वाले थे, वो तब 47 पे के बाद वो इंडिया आ गए थे, तो उनकी भी एक रोल इन्होंने दिया हुआ है। तो उसमें ग्रैंडफादर, फादर, सन, तीन जनरेशन है। पृथ्वीराज कपूर और सर कल, आज और कल जो फिल्म आई थी गालिबन 72 में आई, उसमें भी ये सारे, उसमें भी पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर, ये तीनों थे। और इसमें दीवान बशेश्वर नाथ थे। तो और पृथ्वीराज कपूर का बहुत अच्छा रोल है उस फिल्म में, आवारा फिल्म में। सो ही हैज मेड हिज फादर एक्ट वेरी वेल एंड नरगिस स्टैंड्स आउट इन दैट फिल्म। अगर आप आवारा में नरगिस को देखती हैं, नरगिस शी प्लेज अ लॉयर, शी इज अ लॉयर इन द फिल्म। तो वो बहुत ही, क्या कहा जाए, एलिगेंट एंड डिसेंट। अब ये आवारा वाज अ फिल्म दैट सॉर्ट ऑफ मेड हिम एज व्हाट ही इज, बट व्हाट ही डिड इन आवारा, he overdid a little bit in 420 में उन्होंने थोड़ा सा एक्सेस कर दिया, मतलब डोज जरा ज्यादा बढ़ा दी और अपने ट्रैम्पनेस को उन्होंने चार्ली चैपलिन में कन्वर्ट कर दिया। तो वो दैट इज वेयर इट सॉर्ट ऑफ लुक्स लाइक अ लिटिल बिट ऑफ हैमिंग रादर देन परफॉर्मिंग। तो वहां पर एक थोड़ी सी वो हो जाती है, बट वो दैट्स अ वेरी माइनर, आई मीन इट्स अ वेरी लवेबल फिल्म 420। आप ये कह सकता हूं मैं आपको कि जितने दिन तक इनकी जिंदगी में नरगिस थी, तब तक तो ये बहुत डिसेंट फिल्में बनाते थे। नरगिस जो थी, नरगिस का बहुत बड़ा हिस्सा था आरके फिल्म्स के अंदर। शी वॉज अ प्रोमिनेंट मेंबर इन एवरीथिंग। शी वुड सिट इन द म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो, शी वुड सिट इन द स्टोरी सिलेक्शन, द वे द फिल्म शुड बी मेड, शी यूज्ड टू टेक पार्ट इन एवरीथिंग। तो नरगिस इनके आरके स्टूडियोज का उस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थी। इनकी लाइफ की भी पार्टनर वो थी। she was like his what should I say, they had an affair, so she was almost living with him. तो वो नरगिस का उस वक्त इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा था। इनकी फिल्म्स को अगर आप स्टडी करते हैं और फिर आप देखते हैं कि चोरी चोरी वाज अ फिल्म दैट वाज मेड इन साउथ, वो साउथ की फिल्म थी चोरी चोरी। चोरी चोरी वाज अ फिल्म जिसके दौरान इनकी दोनों की आपस में खिटपिट हो जाती है और उसके बाद नरगिस जो है वो इनसे बात करना बंद कर देती है एंड शी वॉक्स आउट ऑफ हिज लाइफ। तो चोरी चोरी तक अगर आप देखती हैं, दैट इज इन 1956। सो श्री 420 वाज 55 एंड चोरी चोरी इज 56। उसके बाद ये फिल्म बनाते हैं जिसमें नरगिस होती है, दैट इज जागते रहो। तो जागते रहो में नरगिस को एक स्पेशल अपीयरेंस के लिए सिर्फ लास्ट सीन के लिए रिक्वेस्ट करके बुलाया गया था। शी had nothing to do in the film otherwise. Other than that, she did not act with Raj Kapoor after that. And they split, really split. तो उसके बाद जो इनकी फिल्में आप देखती हैं, अब आप देख लीजिए जिस देश में गंगा बहती है, फिर संगम, और उसके बाद आप देखिए मेरा नाम जोकर, फिर आप देख लीजिए बॉबी या सत्यम शिवम सुंदरम। You will see that gradually sleaze Absolutely started slipping into his films.
वो फिल्मों में she started exploiting the female body more than he ever did before. This he could have never done with Nargis. He could have never done this with Nargis. Nargis would neither permit it, nor that idea would have been accepted by Nargis. तो ये इनकी फिल्मों में जो है ना, नरगिस के आउस्टर के बाद ये चीजें दिखनी शुरू होती हैं। फिर वो हाँ जी, 70 में जो मेरा नाम जोकर आई थी 70 में 70 में उसमें भी फिर यही चीज आपको दिखना शुरू हो जाती है, काफी बहुत ज्यादा दिखती है ना, बहुत ज्यादा दिखती है। पर वो उसके बावजूद वो देखिए, बिकॉज दैट वाज अ शॉक फ्रॉम राज कपूर। जो मेरा नाम जोकर आई थी 70 में, वो लोगों को लगा था कि राज कपूर इस लेवल पर कैसे उतर सकता है, इतना नीचे कैसे काम कर सकता है, चाहे वो सिम्मी है और चाहे वो पद्मिनी है और चाहे वो जो भी एक्टर्स, वो इतनी गंदगी कैसे दिखा सकता है। तो इट वाज अ शॉक, बट देन पीपल एक्सेप्टेड कि अब राज कपूर तो यही दिखाने वाला है, तो बॉबी भी इसीलिए चल पड़ी। और सत्यम शिवम सुंदरम तो लोग देखने, किसी को याद नहीं है कि सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म में शशि कपूर भी था, किसी को याद नहीं कि फिल्म में और भी कुछ था सिवाय कि इससे कि जीनत अमान का नंगा शरीर दिखने को मिलेगा आपको। तो ये उस लेवल, राम तेरी गंगा मैली में भी ऐसी था। हाँ, एक ही बात, राम तेरी गंगा मैली में भी एक ही बात है। तो उसके बाद फिर सारी फिल्मों में ऐसा ही दिखा, करने लगा, और फिर दूसरे लोग भी इनको कॉपी करने लगे। और बट दैट इज व्हाट हैपेंड। ये तो सब बॉलीवुड में तो सब लोग हिट फॉर्मूला पिक करते हैं, वही सब भी ट्रेंड होता है। तो इनकी अगर फिल्म मेकिंग को आप स्टडी करते हो ना, तो आपको दिखता है कि हिज आर्ट सफर्ड व्हेन नरगिस स्प्लिट विद हिम, and then instead of art, commerce and sleaze sort of stepping in very very boldly, and he succumbed to it. Even जो संगम है उसमें हालांकि विजंती माला है, but he still succumbed to the cheapness, उसमें बहुत काफी ज्यादा है। जी पीयूष जी, हम राज कपूर को बॉलीवुड का शोमैन भी बोलते हैं, या बोलें तो उनको ये टाइटल मिला हुआ है। किस तरह से उनको ये टाइटल मिला? देखिए, राज कपूर, ये आपको मानना पड़ेगा कि ही यूज्ड टू बी अ वेरी, क्या कहा जाए उसको, पार्टी थ्रोइंग मैन एंड हैप्पी मैन, एंड सबको इनवाइट करना। और उनके फार्म के ऊपर या उनके स्टूडियो में होली वगैरह तो बहुत फेमस थी, तो वो सबको इनवाइट करना, खुली शराब चलती थी, बहुत खाना होता था हर किस्म का। तो इन सब चीज़ों में राज कपूर का दिल बहुत बड़ा था, और ये कहा जा सकता है कि पूरी कपूर फैमिली का ही यही हाल था। फिर इसके बाद इनके जो सर्कल है ना, क्लोज सर्कल, वो बहुत बड़ा है। मतलब इनके साले प्रेमनाथ हैं या रंजरनाथ हैं या नरेंद्र नाथ हैं, फिर इनके कजन्स के अंदर इतने लोग आ जाते हैं, फिर इनकी इमीडिएट फैमिली, सेकंड कजन्स, फिर त्रिलोक कपूर और उसकी फैमिली, और फिर वो कमल कपूर और उनकी फैमिली। तो ये इनके जो पूरा एक सर्कल है ना बड़ा, दिस यूज्ड टू बी, मतलब आप टुडे यू कैन काउंट मोर देन 100 पीपल हु आर फ्रॉम हिज फैमिली दैट इज इन द इंडस्ट्री। आप 100 से ज्यादा आदमी गिन सकते हैं, मतलब फीमेल मेल सब लेकर। तो इनकी जो ये फैमिली सर्कल इतना बड़ा था ना, दैट वाज ऑल द टाइम, इट वाज द इन्फ्लुएंस सर्कल ऑफ द फैमिली। सो दिस इज हाउ ही बिकेम टू बी नोन एज अ रियल शोमैन हु वुड have so many people with him all the time। और उसके बाद इनका एक बहुत बड़ा कहा जा सकता है कि सपोर्ट फैक्टर हो गया, जो इनकी फिल्में रशिया वगैरह में बहुत हिट होने लगी, ईस्टर्न यूरोप में। हाँ, ईस्ट यूरोप में भी और मिडिल ईस्ट में भी कुछ एरियाज में भी। तो ये जो आवारा पहली फिल्म थी जो उस जगह गई, अब आवारा में अंदर ये बिकॉज ही इज अ ट्रैम्प एंड ही इज टॉकिंग अबाउट सोशलिज्म, एंड देन श्री 420 में ही हैज डन अ लिटिल मोर ऑन इट। So those films became very big hit in the Russia and the Middle East and all those areas। तो उनसे क्या हुआ, एक तो इनको अवार्ड सर्कल्स में भी अवार्ड्स भी मिलने शुरू हो गए, फिर रिकॉग्निशन बाहर बहुत ज्यादा होने लगी, फिर इनको लोग बुलाया करते थे बाहर सिर्फ रिकॉग्नाइज करने के लिए। और मुझको बताया था किसी एक मेरे फ्रेंड ने जो कि रशिया से आते थे कि आवारा हूं तो सब रशियंस को गाना आता है, और हिंदी कुछ आए ना आए, वो आपको जैसे ये इंडियन आदमी को देखते हैं, वो इंडियन आदमी को देखते ही हेलो हाय नहीं कहते, आवारा हूँ कहते। वो आपको मिलेंगे, कहेंगे आवारा हूँ, तो आपको उसका जवाब आवारा हूँ देना पड़ेगा, मतलब हेलो है। तो ये तो सबको आता था। और सर यहाँ तक है, हाँ बताइए सर, यहाँ तक है कि टर्की में 1964 में
एक गाना बना जो कि एग्जैक्टली यही इसी ट्यून पे था, आवारा हूँ, हाँ, टर्की में मैंने सुना हुआ 64 में। हाँ, मैंने सुना हुआ है गाना। जी। तो ये इन सब चीजों का एक कॉग्लोमरेशन कह लीजिए आप कि ही बिकेम नोन एज अ शोमैन, और बहुत इनका वो इन्फ्लुएंसर सर्कल हो गया। और दूसरी बात एक और थी कि कोई भी प्रेस मीडिया वाले जो उन दिनों जैसा भी होता था, जो इंटरव्यू वगैरह होते थे, ऐसा होता ही नहीं था कि इनके पास कोई मीडिया वाला जाए और उसकी ग्रैंड रिसेप्शन ना हो। तो उनको मतलब शराब भी पिलाई जाएगी, खाना भी खिलाया जाएगा, आप जा ही नहीं सकते यहाँ से इसके बिना, और बड़ा ग्रैंड रिसेप्शन होगा और बड़ा आला उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी। सो दीज थिंग्स सॉर्ट ऑफ फ्लैश्ड बैक अपॉन हिम एंड ही बिकेम नोन एज अ शोमैन। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जिस तरह का इनका दिल बड़ा था, और जैसे ये अपनी पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे, और इनका जो पूरा एक सर्कल था, उस किस्म का शोमैन सर्कल कोई भी और दूसरा नहीं है, कोई पैरेलल है ही नहीं। ना आप नाम दे सकते हैं ऐसा किसी को, ना आप किसी के बारे में ये बात बोल सकते हैं। सो दिस थिंग वाज वेरी ग्रैंड अबाउट हिम, एंड ही हैड अ स्पेशल वे विद women. He had a special way with women. I mean, whoever it may be. It may be the press reporters, it may be the public media, or whoever it is. Well, he had a special way with women. He could please them very nicely. He could make them happy. They were always in praise of him. Always. तो ये एक चीजें काउंट करती हैं इनको एस्टैब्लिश करने में। अच्छा जी, सर, ये बिल्कुल। बताइए, हाँ, अगर मैं सवाल पूछ लूं एक, नहीं, सर प्लीज ये, पूछिए। जी, बिल्कुल। हाँ सर, ये बताइए कि ये जानबूझ के कॉपी करते थे चार्ली चैपलिन को, या महज एक इत्तेफाक था, ये क्या था? और मतलब क्या इनकी जो वजह शोहरत बनी वो इस हवाले से भी बनी कि वो एक तरह से एक क्लोन थे चार्ली चैपलिन का? ये पर्पसली और जानबूझ के कॉपी करते थे चार्ली चैपलिन को। अगर आप इनकी आग देखेंगे तो आग में भी तो राज कपूर खुद एक्ट कर रहा है ना अपने डायरेक्शन में, उसमें कोई चार्ली चैपलिन नहीं है। आवारा देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हिंट चार्ली चैपलिन का लेके आ रहे हैं। 420 में आपको चार्ली चैपलिन पूरी तरह इनके नजर आने। तो ये ग्रेजुअली इन्होंने उसको इंटेंशनली एक्सेप्ट किया था कि मुझे उस फिगर को पकड़ के चलने दी। सो दैट चार्ली चैपलिन टाइप ऑफ, देखिए 1955 तक जब तक ये 420 बना रहे थे, तब तक चार्ली चैपलिन मोस्टली वाज आउट ऑफ द इंडस्ट्री। आई मीन ही वाज नॉट मेकिंग फिल्म्स एनी मोर ऑफ दोज टाइप। जैसा साइलेंट एरा की उनकी फिल्म्स थी वैसी तो नहीं बना रहे थे। तो वो इनको कॉपी करके इन्होंने कहा कि लेट मी पुश दिस इनटू द इंडियन साइके एंड मेक इट सक्सेसफुल। हाँ, इन्होंने 100% उसको कॉपी अपने आप जानबूझ के किया था। हमारे यहाँ सर हाँ, एक अदाकार थे, हमारे यहाँ एक अदाकार थे सैयद कमाल, जो देखने में बिल्कुल राज कपूर की तरह थे और वो राज कपूर को कॉपी भी करते थे। तो ये इस तरह से आप देखिए ना कि चार्ली चैपलिन का इन्फ्लुएंस राज कपूर पे आया और राज कपूर का फिर सैयद कमाल पे आया। तो ये इस तरह के पैरेलल्स आपको बेशुमार मिलेंगे हमारी हाँ सब। हाँ हाँ, बॉम्बे में भी बहुत मिलेंगे आपको। एक सुबीराज थे ना हीरो, जो कि जी कुछ जी फिल्मों में सुबीराज हीरो है, इनके कजन है, इनके ही कजन है वो भी। लेकिन वो सुबीराज को देखिए आप, वो पूरी तरह राज कपूर को कॉपी करते हैं, उनकी शक्ल सूरत भी वैसी है और कॉपी पूरी तरह करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे। अंबर जी, आप क्या पूछ रही थी? जी। जी, मैं ये पूछ रही थी सर कि अगर राज कपूर की फिल्मोग्राफी को देखें, तो आपको मैग्नम ओपस क्या लगता है? कौन-सी फिल्म लगती है? देखिए, मैं एज एक्टर की बात करूं, मैंने आपको बता दिया, एज अ डायरेक्टर आई थिंक आवारा इज हिज पिनेकल, द बेस्ट एवर। तो लेकिन एज एन एक्टर अगर आपको बात करूं कि आपने अगर राज कपूर को स्टडी करना है एज एन एक्टर, ठीक है, कि हाउ डू आई अंडरस्टैंड व्हाट वाज राज कपूर्स एक्टिंग स्किल्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो आपको मैं बताऊंगा फिल्मों के नाम। एक तो आवारा ले लीजिए, एक लीजिए फिर सुबह होगी, एक लीजिए जागते रहो, फिर आप ले लीजिए अनाड़ी, ऋषिकेश मुखर्जी की अनाड़ी, और फिर आप ले लीजिए तीसरी कसम। अगर आप ये फिल्में देखती हैं जो मैंने आपको बताई हैं, शायद 5 बताई आपको, 5 ही बताई। अगर आप ये फिल्में देख लेती हैं राज कपूर की, तो आप कहेंगी कि राज कपूर वाज प्रोबेबली द बेस्ट एक्टर वी हैड इन इंडियन स्क्रीन।
बिकॉज ही रियली कुड एक्ट वेरी वेल। वो उन्होंने अपनी डायरेक्शन में और चैपलिन को कॉपी करने के चक्कर में अपनी एक्टिंग को कॉम्प्रोमाइज कर लिया, या अपने स्टाइल को पुश फॉरवर्ड करने में अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर लिया, और दूसरी बात है। लेकिन ये फिल्में वो फिल्में हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं, एंड आउट ऑफ दीज फिल्म्स ओनली वन इज डायरेक्टेड बाय हिमसेल्फ, दैट इज आवारा। बाकी उनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं। तो जब वो दूसरे किसी डायरेक्टर के लिए काम कर रहे थे तो ही परफॉर्म्ड व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू बी डन, एंड ही इज आउटस्टैंडिंग लिटरली। तो इन फिल्मों को आप देखिए, you will really enjoy his performance in these films. जो मैंने आपको 5 फिल्में बताई, that is what I think represents his best. लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और है कि राज कपूर के साथ बहुत ब्यूटीफुल म्यूजिक अटैच्ड है, गाने बहुत खूबसूरत अटैच्ड हैं राज कपूर के साथ। आप पुराने 1950s के ले लीजिए, जबकि इनके गानों के अंदर हुस्न-लाल भगत-राम और गुलाम मोहम्मद और ये सब म्यूजिक दे रहे थे, और उसके बाद का ले लीजिए जब शंकर जयकिशन दे रहे थे, या उसके बाद ले लीजिए जब दूसरे लोग भी दे रहे थे, यानी कि कुछ म्यूजिक इनको दूसरी कल्याण जी ने, रवि ने, इन सब ने भी म्यूजिक दिया हुआ। तो इनके जो फिल्म्स है ना, उसके साथ आप म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन फैंटास्टिक इन हिज फिल्म, वेदर ही एक्टेड इन देम और वेदर ही डायरेक्टेड देम। तो इवन जो फिल्में नहीं चलती थी, अब मैं आपको बताता हूँ, फिल्म सारा बानू के साथ इन्होंने की थी, दीवाना फिल्म का नाम है। एक इन्होंने फिर राजश्री के साथ बड़ी फिल्म की थी, अराउंड द वर्ल्ड। ये फिल्में चली नहीं बॉक्स ऑफिस, मगर मुझको इसके गाने इतने अच्छे लगते हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। आई कैन लिसन टू देम ऑल डे राउंड, दे आर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। म्यूजिक इनके साथ रहा ना, वो म्यूजिक वाज समथिंग दैट यू विल ऑलवेज रिमेंबर राज कपूर फॉर हिज सॉन्ग्स एंड म्यूजिक। और फिर मुकेश की आवाज और राज कपूर के गाने तो बड़े आइकॉनिक पॉपुलर थे। तो और सर आप ये लोगों को लगता था कि राज कपूर की आवाज है। यही लगता था, बिल्कुल। इन्होंने सर फिर यानी इनिशिएटिव्स भी लिए इन्होंने। आप देखिए कि आग फिल्म में राम गंगोली का म्यूजिक था, बरसात में ये शंकर जयकिशन को ले आए और एक लंबा अरसा शंकर जयकिशन के साथ रहे। और उसके बाद फिर जब बॉबी आई तो बॉबी में इन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ले लिया, धर्म कर्म में इन्होंने आर.डी. बर्मन को ले लिया। तो ये बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर्स को मुख्तलिफ फिल्मों के लिए ये लेते रहे इस तरह से। देखिए वसीम जी, जो राम गांगुली हैं वो पृथ्वी थिएटर्स में काम करते थे। तो इन्होंने जब अपनी आग बनाई थी तो पृथ्वी थिएटर से ही बोरो करके सबको ले लिया था कि भाई मेरा भी काम कर देना जरा, फिर पैसे वैसे देने नहीं पड़ेंगे, तुम कुछ तो कर दोगे मेरे लिए। सो दिस इज हाउ ही मेड आग। लेकिन आग के टाइम पर ही इनको पता था कि पृथ्वी थिएटर्स के अंदर ही राम गांगुली के अंडर शंकर और जयकिशन दोनों काम करते थे। तो इन्होंने फिर उनको सजेस्ट किया कि अच्छा चलो आप बनाओ कुछ म्यूजिक, क्योंकि अगर ये गाने कुछ आपने ऐसे बनाए हुए हैं तो मेरे लिए अब आप म्यूजिक बनाओ। तो शंकर जयकिशन को टीम को फॉर्म किया इन्होंने बरसात में, एंड देन दे बिकेम अ सुपर हिट टीम एंड ही स्टेड विद देम टिल जयकिशन डाइड। तो जब जयकिशन की मौत हो गई तो उस वक्त इन्होंने, और उसके अलावा जब कल आज और कल फिल्म बन रही थी जो कि रणधीर कपूर बना रहे थे, तो रणधीर कपूर और कल आज और कल की फिल्म में शंकर जयकिशन का ही म्यूजिक था, एंड जयकिशन हैड डाइड। तो ये बोलते हैं, राज कपूर खुद बोलते हैं दैट आई यूज्ड टू सी हाउ मच आर्ग्यूमेंट्स शंकर एंड रणधीर यूज्ड टू हैव, because they were never on the same keel and they kept on arguing and arguing and arguing. So that sort of put me off से ये हुआ कि फिर इन्होंने रणधीर को कहा कि तुम जो फिल्म बनाओगे तुम अपना म्यूजिक डायरेक्टर खुद सेलेक्ट कर लेना। तो रणधीर कपूर ने आर.डी. बर्मन को पिक किया, और इनको मुकेश ने भी और लता मंगेशकर ने दोनों ने सजेस्ट किया कि आप लक्ष्मीकांत को लेके फिल्म बनाइए। तो इसीलिए इन्होंने बॉबी में, हालांकि कहा जाता है कि बॉबी के जितना म्यूजिक है वो इनका खुद का ही म्यूजिक है, जो इन्होंने ही बताया था कि इसको ऐसे बनाओ, इसको ये बनाओ, लेकिन वो गाने अल्टीमेटली बनाए तो शायद लक्ष्मीकांत ने। तो कहा जाता है कि ये लता और के इन्फ्लुएंस से इन्होंने फिर लक्ष्मीकांत को ले लिया, और फिर इन्होंने बाद में रविंद्र जैन को भी लिया हुआ है ना, रविंद्र जैन राम तेरी गंगा में जी, दद्दू को दद्दू भी कहते हैं। अच्छा सर, ये एक और चीज है कि ये भी कहा जाता है कि इनकी बहुत ही एक डीप एक अंडरस्टैंडिंग थी म्यूजिक की, और ये म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठ के
तो गाने जो है वो तैयार करवाते थे। और इवन इनके पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन था रिकॉर्ड्स का, और ये रिकॉर्ड्स भी देते थे उनको कि भाई मुझे इस तरह का गाना चाहिए। तो काफी सारे गाने जो हैं वो फिर इस तरह भी बनाए गए, वेस्टर्न, अरेबियन। अब वो मिसाल के तौर पे घर आया मेरा परदेसी, वो एक अरेबियन एक ट्यून है, उससे वो इंस्पायर्ड है वो गाना, उसका जो घर आया मेरा परदेसी। तो इसी तरह काफी उनकी एक इन्वॉल्वमेंट रही म्यूजिक के हवाले से। तो सर ये बताइए कि फिर हम देखते हैं कि तीसरी कसम तो फ्लॉप हो गई, मेरा नाम जोकर भी फ्लॉप हो गई, और फिर उसके बाद का इनका कैरियर जो था वो हम देखते हैं कि ये कुछ फिर जम नहीं सके उसके बाद। एज एन एक्टर नहीं जम सके, क्योंकि पहली आप देखिए कि इन्होंने पहले तो बहुत वेट पुट ऑन कर लिया जी, और वेट पुट ऑन करने के बाद इनको वो फिजिकल प्रॉब्लम्स शरीर की होने लग गई, तो ही वाज नॉट एबल टू परफॉर्म एज एन एक्टर, सो दैट इज व्हाई आई टुक द बैक रोल ऑफ बीइंग अ डायरेक्टर ओनली। और दूसरी बात यह है कि जब वेट और एज दिखने लगती है शक्ल के ऊपर, तो फिर अब मैंने आपको अराउंड द वर्ल्ड की बात अभी बताई थी, आप अगर अराउंड द वर्ल्ड देखते हैं तो आपको लगता है कि राजश्री और राज कपूर तो फादर एंड डॉटर की तरह लग रहे हैं, तो इनको रोमांटिकली क्यों पेयर किया गया? बिकॉज ही स्टार्टेड लुकिंग ओल्ड, सो दैट प्रॉब्लम हैपेंड विद हिम। और आपने इसके पहले जो बात की है कि म्यूजिक की सेंस इनकी बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी म्यूजिक सेंस थी, और इनको नॉलेज भी अच्छा था। ये ऑलमोस्ट कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूं ही ऑफ हैंड उठा के बजा लिया करते थे, तो इनको मतलब ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी कि इनके सामने पियानो पड़ा है तो उसको बजा लिया, डफली पड़ी है तो वो बजा ली, तबला है तो उसको बजा लिया, तो इनको उसकी जरूरत नहीं। हिज म्यूजिक सेंस वाज रियली वेरी गुड म्यूजिक सेंस। और ये बिल्कुल सच है कि बहुत सारी ट्यून्स ये अपनी तरफ से बताते थे कि म्यूजिक डायरेक्टर को कि इसको इस तरह बनाओ, इस तरह डेवलप करो, इस तरह करो, इस तरह डेवलप करो, ये बना के उस तरह बनवाया करते थे। बिल्कुल। और राज कपूर की हम पूरी फिल्मोग्राफी को देखते हैं, चाहे एक्टर के तौर पे या फिर डायरेक्टर, पूरा ही कमाल का उनका क्राफ्ट नजर आता है। म्यूजिक उनकी फिल्मों में कमाल का नजर आता है। सारी फिल्में, चाहे कोई भी फिल्म देखें, म्यूजिक दमदार, कमाल। आज भी ऐसा लगता है कि आज ही के गाने, उनके गाने लोगों की जुबान पे आज भी चढ़े रहते हैं। और उनका पूरा खानदान, उनके बच्चे पोते सभी फिल्म इंडस्ट्री पे छाए हुए हैं। आज भी बड़े बड़े स्टार्स उनकी फैमिली में हैं। तो कपूर खानदान ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी कुछ किया है, काफी कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनके परिवार की तरफ से रहा है। और राज कपूर एक बड़ा नाम है। पीयूष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने राज कपूर जी से जुड़ी सारी बातें हमारे साथ शेयर की। वसीम साहब, आपने मेरे साथ में रहे और आपने को होस्ट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।